morning, students. Today I'm going to discuss with you the contributions of one of the great management theorist, Henry Fayol. So let us start today's topic. Henry Fayol is best known as the father of management studies and thoughts because he made a lot of contribution in the classical school of management thought. Henry Fayol made clear distinction between the technical and the managerial skill. He identified the main steps in the process of management, which are the main functions of management, such as planning, organizing, staffing, directing, and controlling. And he developed the 14 principles of management. Yes, the 14 principles of management, which we are going to learn in our today's lecture. Do you know these principles act as guideline for managers to perform the various managerial activities? Now you must be wondering how Fayol was able to develop these principles. Fayol, on the basis of his own personal observation and analysis, was able to give us these 14 principles of management. चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री और बैकग्राउंड ऑफ हेनरी फ्योल से कि हेनरी फ्योल कौन थे. Henry Fayol was born in France in 1841 and he got degree in mining engineering in 1860, and at the age of 19 he started working as engineer in a coal mining company. आपको पता है कि 1988 में उन्हें प्रमोट कर दिया गया और बना दिया गया कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर. जब उन्होंने उस कंपनी को ज्वाइन किया था तो वो कंपनी एक इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में थी, लेकिन हेनरी फ्योल अपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं मैनेजरियल टेक्निक्स को और उस कंपनी को फाइनली वो सक्सेस दिलाते हैं. अपने 30 ईयर्स स्पेंड करते हैं उस कंपनी में और जब वो रिटायर होते हैं तो वो कंपनी एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी के तौर पर उभर जाती है. हेनरी फ्योल ने अपने सभी एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर किया है एक बुक के तौर पे, जो बुक पब्लिश हुई थी 1916 में और उस बुक को जाना जाता है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से. चलिए अब शुरू करते हैं हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को. सबसे पहला प्रिंसिपल जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क नाम को देखकर ही आपको समझ आ रहा होगा कि वर्क को डिवाइड किया जाता है. जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोगों के बीच में एक डिवीजन की गई है. फाइनली ये डिवीजन जो है ये डिवीजन ऑफ टास्क है. हेनरी फ्योल का क्या मानना था? He was of the opinion that the whole work must be divided into smaller tasks, and instead of assigning the whole work to one person, one task should be assigned to one person. Now, what should be the criteria of assignment? The criteria of assignment should be the capability, qualification and experience of the person. और आप सब जानते हैं कि हम एक काम को जब बार बार करते हैं तो हम उस काम में हो जाते हैं एक्सपर्ट, और जब फाइनली हम उस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हमारा एफिशिएंसी लेवल जो है वो इम्प्रूव कर जाएगा. डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल हम हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे वो टेक्निकल, मैनेजरियल या स्किल जॉब्स ही क्यों ना हो. हम हर एक टास्क को स्मॉलर सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं ताकि फाइनली हमें स्पेशलाइजेशन मिल सके. चलिए जान लेते हैं इस प्रिंसिपल को फॉलो करने की पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या होंगे. इट विल लीड टू स्पेशलाइजेशन एंड इट विल इम्प्रूव द एफिशिएंसी लेवल. अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? देयर कुड बी लैक ऑफ एफिशिएंसी एंड देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन. मोरओवर देयर आर चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. हो सकता है कि एक काम कई लोगों के द्वारा किया जा रहा हो. अब चलते हैं सेकंड प्रिंसिपल की ओर, जिसका नाम है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये प्रिंसिपल क्या कहता है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी अथॉरिटी का मतलब क्या होता है.
अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, जो टास्क आपको दिया गया है उस टास्क को सही समय पर कंप्लीट करना, दैट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या लेवल होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का? जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बैलेंस बनाया गया है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। अगर ज़रा सा भी ये बैलेंस बिगड़ जाता है, अगर अथॉरिटी ज़्यादा और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है या वाइसा वर्सा, तो सिचुएशन भयंकर हो सकती है। अगर अथॉरिटी ज़्यादा हो रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुकाबले, तो चांसेस हैं कि वर्कर उस अथॉरिटी का मिसयूटिलाइजेशन कर सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो अथॉरिटी के मुकाबले में, तो चांसेस हैं कि वर्कर उस टास्क को सही समय पे पूरा कर ही ना पाए। तो फिर क्या होना चाहिए सोल्यूशन? सोल्यूशन यही है कि हमेशा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहे पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है बैलेंस, इक्वालिटी। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो हमारे क्या फ़ायदे हो सकते हैं? पहला फ़ायदा कि मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी नहीं होगा, और दूसरा फ़ायदा कि वर्कर अपने काम को बहुत अच्छे से टाइम पर कंप्लीट कर पाएगा। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? डिले इन वर्क होगा क्योंकि प्रॉपर अथॉरिटी नहीं मिली। दूसरा, अथॉरिटी ज़्यादा मिल जाए तो अथॉरिटी का हो सकता है मिस यूटिलाइजेशन। तीसरा, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाए अथॉरिटी के मुकाबले, तो हो सकता है कि एक एम्प्लॉई काम के तले बहुत ज़्यादा दब जाए और ओवर बर्डनड हो जाए। तो हमें हमेशा लेके चलना है दोनों के बीच पैरिटी को। चलिए अब बात करते हैं तीसरे प्रिंसिपल की, जिसका नाम है डिसिप्लिन। चिल्ड्रन, आप सब जानते हैं कि हमारी लाइफ में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है। डिसिप्लिन जो है जितना ज़रूरी एक स्टूडेंट के लिए है, उतना ही ज़रूरी एक सिटीज़न के लिए है, उतना ही ज़रूरी एक मैनेजर के लिए भी है। डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन रेफर्स टू फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट, द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, fair and clear agreement among the subordinates and the superiors, meeting commitments and judicious application of penalties। जी बिल्कुल सही सुना आपने, judicious application of penalties। अगर कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट करे तो मैनेजमेंट का ये फ़र्ज़ बनता है कि उस व्यक्ति को उसके लिए पेनलाइज किया जाए। फ्यूल का ये मानना था कि डिसिप्लिन सिर्फ सबॉर्डिनेट के लिए ही नहीं बना, बल्कि सुपीरियर के लिए भी बना है। अगर सुपीरियर भी कुछ गलत करता है तो उसके खिलाफ भी हमें पेनल्टीज़ को लगाना चाहिए। और हमेशा सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच एक फेयर एंड क्लियर डील होनी चाहिए। दोनों को अपनी बातों को, जो भी उन्होंने कमिटमेंट्स की हैं, उसे पूरा करना चाहिए, और ये भी हमारे डिसिप्लिन का पार्ट है। डिसिप्लिन प्रिंसिपल को फॉलो करके जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं वो ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है वो सिस्टमेटिक हो जाती है, हमारी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं तो चांसेस हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसऑर्डर हो जाए, कन्फ्यूजन का माहौल हो, रिसोर्सेज की वेस्टेज हो, और ये भी हो सकता है कि हमारे काम में ही डिले हो जाए, क्योंकि एक एब्सेंस का माहौल बना रहेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस के अभाव में। अब हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड, जिसके ऊपर सीबीएसई कई बार सवाल करता है। आइए डिस्कस करें यूनिटी ऑफ कमांड क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन एंड ओनली वन बॉस। इसका मतलब कि एक एम्प्लॉय के ऊपर कमांड एक ही बॉस की चलनी चाहिए, ना कि एक से अधिक। अगर एक से अधिक बॉस की कमांड एक सबॉर्डिनेट के ऊपर चलती है तो ये सीधे तौर पे लेकर आएगा ड्यूल सबॉर्डिनेशन, और हमें अवॉइड करना है ड्यूल सबॉर्डिनेशन को ही। आइए मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जाम्पल के ज़रिए कि ड्यूल सबॉर्डिनेशन क्या होता है। मान लीजिए कि एक सेल्स पर्सन को कहा गया मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा कि तुम सेल्स को बढ़ाने के लिए 10% तक का डिस्काउंट दे सकते हो, और वहीं
सेम सबॉर्डिनेट को फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर कहता है कि तुम 5% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। अब वो बेचारा सबॉर्डिनेट हो जाता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कि वो क्या करे। क्या वो मार्केटिंग मैनेजर की बात को मान के 10% तक का डिस्काउंट दे, या वो फाइनेंस मैनेजर की बात को मान के सिर्फ 5% तक का ही डिस्काउंट दे। ऐसी सिचुएशन में वो टोटली कंफ्यूज हो जाएगा और अपनी कमिटमेंट्स को अच्छे से नहीं निभा पाएगा। तो यही हेनरी फ्यूल ने कहा है कि हमें ड्यूल सबॉर्डिनेशन को अवॉइड करना है। आप इस पिक्चर में देखिए, आपको नज़र आ रहे हैं बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स ब्लू कलर के, और वो रेड कलर से जो इंडिकेट कर रहा है वो सुपीरियर है। वो सुपीरियर एक है, तो आप देखेंगे एक ही सुपीरियर होना चाहिए सबॉर्डिनेट के ऊपर, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा लोग एक सबॉर्डिनेट को कमांड करते हैं तो वो इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज होगा और कभी अपने टास्क को पूरा नहीं कर पाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करने के पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या हैं? नंबर 1, सबॉर्डिनेट के माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। नंबर 2, इफ़ेक्टिवनेस आएगी, और इफ़ेक्टिवनेस आप जानते हैं, इफ़ेक्टिवनेस कहा जाता है अपने टास्क को राइट टाइम पे कंप्लीट करना। वहीं दूसरी ओर अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? एम्प्लॉय रहेगा कंफ्यूज्ड, सुपीरियर के बीच में ईगो क्लैशेस आएंगे, एक बोलेगा कि मेरी बात को सुनो, दूसरा बोलेगा कि मेरी बात को सुनो, और दोनों अपने आप में क्लैशेस लेकर आएंगे और बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसिप्लिन को मेंटेन करना। तो इसीलिए हमें क्या फॉलो करना है? यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल हमें क्या सिखाता है? आइए डिस्कस करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के प्रिंसिपल को। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल कहता है ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान, एंड दिस विल इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे भी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं तो उन ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ का एक हेड होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ उस ग्रुप को, उस डिपार्टमेंट को एक पर्टिकुलर प्लान भी फॉलो करना है। अगर एक से ज़्यादा हेड होंगे या प्लान्स मल्टीपल होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कोऑर्डिनेशन को लेके आना और यूनिटी ऑफ एक्शन को लेकर आना। चलिए एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है और वो मोटरसाइकिल्स भी बनाती है और कार्स भी बनाती है। अब ऐसी सिचुएशन में हमें ज़रूरी है इस बात को ध्यान में लेके चलना कि हमें मोटरसाइकिल के लिए एक सेपरेट डिवीज़न चाहिए और कार्स के लिए एक सेपरेट डिवीज़न चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन में दो अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं तो दो अलग सेपरेट डिवीज़न भी चाहिए। अब हर एक डिवीज़न का हमें बनाना पड़ेगा एक इंचार्ज, और वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए बनाएगा अपने प्लान्स और एग्जीक्यूट करेगा रिसोर्सेज को, सो दैट ऑन नो अकाउंट द वर्किंग ऑफ द टू डिविजन शुड ओवरलैप। ऐसा करने से हर एक डिपार्टमेंट, हर एक डिवीजन को इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है और एक ऑर्गेनाइजेशन में काम बहुत स्मूथली चलता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं वन हेड वन प्लान को बहुत इजी तरीके से समझाया गया है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करने के पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या रहेंगे? पहला कि अचीवमेंट होंगे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, और दूसरा कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी की एफर्ट्स जो हैं वो यूनिफाइड हो जाएंगी एक डायरेक्शन की तरफ ही। जैसा कि आपने पिक्चर में देखा था, सब एक ही दिशा की ओर जा रहे हैं। ऐसा तभी होता है जब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो किया जाता है। सो वन हेड वन प्लान। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं? तो चांसेस हैं कि कोऑर्डिनेशन की कमी आ जाए, हमारी एफर्ट, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएं और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स को अचीव करना। आइए अब हम डिस्कस करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच का डिफरेंस। सीबीएसई अक्सर 3 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछता है। पहला जो बेसिस है वो है मीनिंग।
तो यूनिटी ऑफ कमांड जैसा कि हमने पढ़ा था, वन सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, वन हेड वन प्लान फॉर ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स। क्या एम है यूनिटी ऑफ कमांड का और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का? तो यूनिटी ऑफ कमांड का जो पर्पस है वो ड्यूल सबॉर्डिनेशन को प्रिवेंट करना है, वहीं दूसरी ओर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का पर्पस है प्रिवेंट करना ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। इम्प्लीकेशन यूनिटी ऑफ कमांड का क्या होता है? असर पड़ता है एक इंडिविजुअल की तरफ, लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में जो इसका असर है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? According to this principle, the interest of the organization must supersede the interest of the individual or the employees. इसका मतलब है कि हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन में किसके इंटरेस्ट को हमें सबसे ऊपर लेकर चलना है, वो है इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, कभी भी कुछ इंडिविजुअल्स के लिए या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हमें जो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसे कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करना। एक मैनेजर का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को बैलेंस करके चले, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन को जब ज्वाइन करता है तो उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट भी होते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पर्सनल इंटरेस्ट जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करते हुए ही अचीव हों, लेकिन कभी भी पर्सनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और अगर ऐसा कोई मौका आता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का हित देखना है तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को हमें करना पड़ेगा सेक्रीफाइस। सो एम्प्लॉयज़ मस्ट सेक्रीफाइस फॉर द बेनिफिट ऑफ the organization, for saving the larger interest, that is the interest of the various stakeholders. इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो ये होंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स आसानी से अचीव हो जाएंगे और हमेशा एक कोऑर्डिनेशन बनी रहेगी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की गोल अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हर व्यक्ति अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सोचेगा और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक नहीं टिकेगी, और अगर ऑर्गेनाइजेशन ही लंबे समय तक नहीं टिकेगी तो एम्प्लॉयज़ को भी लॉन्ग रन में कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें हमेशा किसका इंटरेस्ट ऊपर लेकर चलना है? दैट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ जनरल इंटरेस्ट। और किस इंटरेस्ट को हमें हमेशा सेक्रीफाइस करके चलना है या बाद में लेकर चलना है? दैट इज़ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब हम डिस्कस करेंगे सेवेंथ प्रिंसिपल, जो कि है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनेल। क्या प्रिंसिपल कहता है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनेल का? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन must be paid fairly or adequately to give them maximum satisfaction। क्योंकि एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भी काम करता है और एक उसका पर्सनल इंटरेस्ट है दैट इज़ रेम्यूनरेशन। तो एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन कितनी मिलनी चाहिए? फ्यूल का मानना था जस्ट एंड इक्विटेबल, इट शुड बी फेयर। अब फेयर हम किसको मानकर चलेंगे कि रेम्यूनरेशन फेयर कैसे होगी? रेम्यूनरेशन इतनी हो कि एटलीस्ट वो पर्सन अपना एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके। दूसरी ओर रेम्यूनरेशन उतनी हो जितनी वो कंपनी पे कर सके, उसकी पेइंग कैपेसिटी के अंदर आनी चाहिए। तो हम कैसे डिटर्मिन करते हैं फेयर वेज को? सो फेयर वेज इज़ मोस्टली डिटर्मिन बाय फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न, वो कंपनी कितना अफोर्ड कर सकती है, बाय कीपिंग इन माइंड द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द वेजेस एंड सैलरीज पेड बाय द कॉम्पिटिटर्स। तो इन बातों को ध्यान में रखकर ही डिसाइड किया जाता है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को कितनी रेम्यूनरेशन देनी चाहिए। तो जितनी भी देनी चाहिए
वो दोनों के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए भी और कंपनी के लिए भी क्या होनी चाहिए? जस्ट एंड इक्विटेबल। इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? नंबर 1, एम्प्लॉयज़ हमेशा रहेंगे मोटिवेटेड, क्योंकि अगर उन्हें अच्छी रेम्यूनरेशन मिलेगी, जस्ट एंड इक्विटेबल मिलेगी, तो वो कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं। और ऐसे खुश एम्प्लॉयज़ हमेशा कंपनी के लिए रहेंगे डिवोटेड और कमिटेड। लेकिन अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो चांसेस हैं कि एम्प्लॉयज़ उस कंपनी को छोड़ के जाने की कोशिश करें, और ऐसे हालात में एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वहीं दूसरी ओर एम्प्लॉयज़ रहेंगे डिससेटिस्फाइड और डीमोटिवेटेड। तो हमें इस प्रिंसिपल को अच्छे से इस्तेमाल करना है, और इसका यही एक मेन लाइन है कि रेम्यूनरेशन होनी चाहिए जस्ट एंड इक्विटेबल। तो बच्चों, आज मैंने आपके साथ 7 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल डिस्कस किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इनको बहुत अच्छे से समझा होगा, और बाकी के 7 प्रिंसिपल्स मैं जल्दी आपके साथ डिस्कस करूँगी एक नया वीडियो बना के पार्ट बी में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।